गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ कि इसके पहले के जो पार्ट अपन ने पढ़े हैं और उसके जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भेजी हूँ, शायद आप लोग ने कॉपी में कर लिए होंगे। और अब अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में बताया गया है कि कैसे हम दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं, करते हैं। आप लोग ने कभी परिचारिका और उपचारिका का नाम सुना है? कौन होते हैं ये, क्या करते हैं, क्या काम है? नहीं सुना होगा। परिचारिका या उपचारिका ये सेवा भावना के अद्भुत मिसाल होते हैं। कभी आप लोग पापा मम्मी के साथ हॉस्पिटल गए होंगे, नर्सों को देखा होगा, उन लोग कैसे मरीजों की सेवा करते हैं। तो उसी के आधारित एक पाठ बताया गया है। नारियों की, नारी माने स्त्री की ममतामय तथा त्यागमय छवि के कारण ही उन्हें जीवन दायिनी की संज्ञा दी गई है। जीवन दायिनी माने जीवन देने वाला। इस छवि को गढ़ने का काम पन्नाधाय, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, एनी बेसेंट, विकाची कामा, सिस्टर निवेदिता, फ्लोरेंस नाइटिंगेल तथा मदर टेरेसा सरीकी महिलाओं ने किया। ये जितने नाम मैंने पढ़े इसमें आप किसी को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मदर टेरेसा का नाम आपने बहुत बार सुना है। उनके बारे में आपको कई बार स्कूल में आपने स्पीच सुना है, उनके बारे में कई बातें आपको बताई गई है। आइए नर्सिंग को सेवा का पर्याय बनाने वाली आदर्श नारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते हैं कि नाइटिंगेल ने क्या किया। आपने अस्पतालों में सफेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा करते हुए देखा होगा। मैं इसके पहले आपको पूछी थी। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों में निराशा दूर कर आशा का संचार करती है। आज जीवन का संदेश देने वाली प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। वे महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर ही चल रही है। माने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या क्या किया जीवन में, उसी के पथ पर नर्स आज चल रही है। नाइटिंगेल ने अपनी सेवा से उन लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जो किसी न किसी रूप में लाचार थे, गरीब थे, दीन दुखी थे। उन्होंने नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। क्या दी, देखते हैं। नाइटिंगेल का जन्म सन 1820 में इटली में फ्लोरेंस नाम के शहर में हुआ था। इनके माता पिता की इच्छा थी कि अपने बच्चों का नाम उनके जन्म स्थान से जुड़ा हो। माने जब बच्चा जन्म होता है तब मम्मी पापा नाम रखते हैं, तो उनकी एक अलग अलग इच्छाएं रहती है कि क्या नाम रखें, किस तरह के नाम रखें। तो नाइटिंगेल के मम्मी पापा की इच्छा थी कि जहाँ उनका जन्म हुआ है उस जगह के नाम के साथ उसका नाम रखा जाए। इसी कारण अपनी कन्या का नाम उन्होंने फ्लोरेंस रख दिया। इटली में इस बालिका के जन्म से पूर्व फ्लोरेंस नाम पुरुषों का ही होता था, लेकिन आज इस महान नारी के कार्यों के कारण फ्लोरेंस नाम रखना अनेक महिलाओं के लिए गर्व की बात हो गई है। संपन्न माता पिता की प्रिय संतान जो बड़े ही नाज नखरों के साथ बनी, उच्च शिक्षा से पूर्ण थी। मम्मी पापा की प्रिय संतान जो बहुत नाज नखरों के साथ, माने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया गया था, परंतु उनका हृदय सदैव मानवता की सेवा की भावना में डूबा रहता था। लेकिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनका ध्यान हमेशा बचपन से ही कैसे दीन दुखियों की सेवा करें, कैसे मानव की सेवा करें, उनके हृदय में हमेशा यही बात उत्पन्न होती थी। दुखी लोगों का दूर दूर करना,
एक तड़प उनके हृदय में उठती थी, उनका दिल मचल उठता था, उनका मन में कुछ न कुछ भाव उठता था कि कैसे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में बहुत मान सम्मान था। यूरोप की उच्च राजवंशी परंपरा में उनकी पहुंच थी, वो बहुत अच्छे घराने के थे और उनकी राजवंशी परंपरा में उनकी बहुत पहुंच थी। ऐसे सम्मानित परिवार की बालिका फ्लोरेंस का मन तो मानव की सेवा, अस्पतालों की दुर्दशा और नर्सों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों के कारणों को ढूंढने में लगा था। सबकी बचपन से ही इच्छा रहती है, कामना रहती है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, क्या करूंगा। कोई देश की सेवा करना चाहता है, कोई दीन दुखियों की सेवा करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। सबका अपना अपना एक एम होता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन पता नहीं क्यों फ्लोरेंस नाइटिंगेल इतने अच्छे घरों की, इतने बड़े घर की परिवार की लड़की थी, लेकिन हमेशा उनके दिल में एक ही इच्छा होती थी कि मैं कैसे दीन दुखियों की सेवा करूं, कैसे अस्पताल में जाके मरीजों की सेवा करूं, कैसे मैं उनकी प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को दूर करूं। वह नर्स बनना ही चाहती थी, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से उचित नहीं था। माने वो इतने बड़े घराने की लड़की थी, तो उनकी जो मान प्रतिष्ठा थी, तो उनके घर में ये नहीं चाहते थे कि वो शायद नर्स बने। इसी कारण उन्हें विदेश की यात्रा के लिए भेज दिया गया। अपनी विदेश यात्रा के अब मन में जो इच्छा है तो वो करेगी, चाहे उसे विदेश पहुंचा दो या तो तुम देश में रखो। अपनी विदेश यात्रा के दौरान वो पहले रोम गई, जहाँ वे बौद्ध भिक्षुनियों द्वारा की गई मरीजों की सेवा से बहुत प्रभावित हुई। वहाँ जाके भी उसने अपना काम चालू कर दी। वहाँ जाके बौद्ध भिक्षुनियों के द्वारा की मरीजों की सेवा से बहुत प्रभावित हुई। जर्मनी के एक स्थान केसर्सबर्थ में नर्सों का एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाया जा रहा था। इन्हीं बातों ने उनके नर्स बनने की इच्छा को पुनः जागृत कर दिया। वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर था, जो नर्सों का एक ट्रेनिंग सेंटर था केसर्सबर्थ में, जो प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा वो चलाया जा रहा था। वो देखकर उनके मन में नर्स बनने की इच्छा और जागृत हो गई। इसी इच्छा के लिए वह इंग्लैंड चली गई, जहाँ सिडनी हार्वर्ड नामक व्यक्ति से इनका परिचय हुआ, जो कालांतर में युद्ध मंत्री बना, जो बाद में युद्ध मंत्री बने और इनके लिए भविष्य में बहुत सहायक सिद्ध भी हुए। फ्लोरेंस पुनः भ्रमण के लिए निकली, घूमने के लिए निकली, यात्रा के लिए निकली। पेरिस में इनकी भेंट एक ईसाई मठ के 2 भिक्षुओं से हुई। इन्हीं भिक्षुओं ने अलेक्जेंड्रिया के एक मठ के नाम का परिचय पत्र फ्लोरेंस को दिया। यूरोप से मिस्र तक की यात्रा के चलते अलेक्जेंड्रिया के इस मठ का फ्लोरेंस ने अवलोकन किया। यूरोप से मिस्र तक की यात्रा में चलते अलेक्जेंड्रिया के मठ का फ्लोरेंस ने अवलोकन किया। इसी यात्रा से लौटते हुए वे जर्मनी के पादरी का ट्रेनिंग सेंटर भी देखने गए। पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रत्येक स्थान के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। वो विदेश यात्रा के लिए जब निकली तो वो उन जगहों को जाती थी जहाँ नर्स की ट्रेनिंग दिया जाए, जहाँ मानव की सेवा की जाए। ऐसे स्थानों पर वो जाके घूमने लगी। हमने स्वयं जाकर वहाँ निरीक्षण भी किया। सन 1850 में इस महान संवेदनशील नारी के अंदर एक वैचारिक तूफान उठा। माने उनके 1850 में उनके मन में एक अलग सा तूफान उठा, जो सभी पारिवारिक सामाजिक बंधनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान नारी के रूप में सामने आया। माने उनकी
छोटे बचपन से तो एक इच्छा थी कि मैं गरीबों की सेवा करूंगी, दीन दुखियों की सेवा करूंगी, मैं नर्स बनूंगी, मानव की सेवा करूंगी। लेकिन सन 1950 में उनके मन में ऐसा विचार आया कि नहीं, इस रास्ते से मेरे को कोई हटा नहीं सकता, मैं सारे बंधनों को तोड़कर मैं इस राह पर निकलूंगी। कैसर्सबर्ग के उसी नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की तथा वापस इंग्लैंड आ गई। अगस्त 1853 में बीमार स्त्रियों के लिए लंदन में एक अस्पताल खोला गया। फ्लोरेंस इस अस्पताल की अध्यक्षता बनी। इनकी सेवा भावना, परिश्रम और प्रबंध कुशलता से एक ही प्रशंसा का वातावरण बना। प्रचलित विश्वासों का विरोध करते हुए मरीजों के कमरों की खिड़कियां खुली रखकर उन्हें एक सुखमय स्थिति प्रदान की। इसी कारण इनके अस्पताल की मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी। वे मरीजों को कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, कैसे स्वच्छ वातावरण दिया जाए, इस सब का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। मरीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी, इसलिए इनके अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस युद्ध में सितंबर 1854 में क्रीमिया में एक युद्ध छिड़ा, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य तथा सर्डिनिया के गठबंधन ने रूस को हराया। इस युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा का कोई प्रबंध नहीं था। डॉक्टरों की तो कौन कहे, पट्टी बांधने वाली नर्सें भी नहीं थी। माने सिपाही जो युद्ध में घायल हो गए थे, वहाँ डॉक्टर नर्स तक कोई ऐसा नहीं था जो घायलों को पट्टी बांध सके। इस समय सिडनी हर्बर्ट युद्ध मंत्री थे। सिडनी में हर्बर्ट युद्ध मंत्री थे। उसने फ्लोरेंस के समक्ष क्रीमिया जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फ्लोरेंस के सपनों को साकार करने जैसा था। फ्लोरेंस तो चाहती थी दूसरों की सेवा करना, अतः वह तुरंत तैयार हो गई और 21 अक्टूबर 1854 में वो क्रीमिया के लिए रवाना हो गई। सारे देश में सैनिकों की दुर्गति के कारण शोक की लहर थी। तभी एक संपन्न एवं उच्च परिवार की महिला का सुख और आराम की जिंदगी छोड़कर क्रीमिया जाने का समाचार लोगों में प्रसन्नता का एक कारण बना। इस अभियान में 38 माने 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ थी। इस महान कार्य के लिए लोगों ने चंदा एकत्र किया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। उस समय पैसों की बहुत कमी थी कि कैसे जाएंगे, नर्सें वहां तक जाएंगे कैसे, तो उसके लिए उन लोगों ने चंदा किया। अन्य उपयोगी सामग्री भी दान में दी गई। स्वयं फ्लोरेंस ने अपनी सेवा के साथ अपने धन को भी उपयोग में लगाया। फ्लोरेंस के पास धन था उनको भी उसने लेकर गया। आसपास से चंदा एकत्र किए, दान की सामग्री ली। नवंबर में वह स्कूटारी पहुंची, जहां वलकलावा के घायल सैनिक तो थे ही, इंक रमन के 600 घायल सिपाही भी पहुंचा दिए गए। यह समय घोर संकट का था। समय कम था, काम बहुत ज्यादा था। इस समय लोगों के विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को ही करना पड़ा, परंतु महारानी विक्टोरिया ने स्त्री पक्ष को दृढ़ता प्रदान करते हुए फ्लोरेंस को आश्वासन दिया कि वह निश्चिंत होकर अपना काम करे। महारानी विक्टोरिया जो थी वो स्त्रियों की इस काम को बहुत सराहना दिया और नाइटिंगेल से बोली कि आप निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हो। इस अभियान में पीड़ितों की सेवा में वे दिन रात जुटी रही। इनके प्रयासों के चलते मृत्यु की संख्या घटती चली गई और मात्र 2% यह जनसंख्या ही रह गई। सेवा की यह प्रतिमूर्ति रात को सोने से पहले काले कपड़े पहने, अपने भूरे बालों को सफेद टोपी से ढके, हाथ में एक लैंप लेकर अस्पताल के बाहर शिविरों के चक्कर लगाती रहती थी। टेंट लगे रहते थे जहां घायल सैनिक रहते थे, वहां ये रात को सफेद टोपी ढके
एक लैंप को लेकर शिविर के चारों ओर चक्कर काटती रहती थी कि कोई मरीज अगर तकलीफ में है तो उसकी सेवा करेगी। कहाते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देती थी, उनके आंसू पोंछती थी, घावों को मरहम पट्टी से और प्रेम के स्नेह से लेप लगाकर उनके अंतरात्मा में जीवन का संचार करती थी। अंधेरे में उभरती जीवन ज्योति जगाने वाली फ्लोरेंस को लोगों ने दीप की देवी अर्थात लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा था ना पाठ? अच्छा लगा? कुछ समझ में आया? पाठ की रीडिंग कम से कम 3 बार जरूर करोगे। अंडरस्टैंड? आप शब्दार्थ याद करोगे और कॉपी में लिखोगे और क्वेश्चन आंसर मैं कल ही आपको पहुंचा दूंगी। ओके, गुड बाय।